नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कल के कुछ रिवीजन के प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं, टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज किससे संबंधित हैं या किस देश से संबंधित हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि अभी हाल में वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में टाइम आउट पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया है। तो पहले ऑप्शंस देखते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज का संबंध किस देश से है, तो यह है श्रीलंका से। श्रीलंका के जो एंजेलो मैथ्यूज हैं उनको पहली बार टाइम आउट दिया गया है। जो क्रीज पर आने का समय 3 मिनट होता है, जिसे इस वर्ल्ड कप में 2 मिनट कर दिया गया था। उस 2 मिनट के टाइम लिमिट में ये क्रीज पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए इनको टाइम आउट दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, नाम क्या था, एंजेलो मैथ्यूज, और ये किस देश से संबंधित है, तो श्रीलंका से ये संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ जौहर कप किससे संबंधित है। तो सुल्तान ऑफ जौहर कप किससे संबंधित है, ऑप्शंस देखते हैं, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन। तो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है वह संबंधित है हॉकी से, लेकिन किस हॉकी से, जूनियर हॉकी से। तो कल हमने बताया था कि जूनियर हॉकी की जो टीम है, भारतीय टीम, उसने सुल्तान ऑफ जौहर कप में पाकिस्तान की टीम को हरा करके कांस्य पदक जीता है। इसमें स्वर्ण मिला था जर्मनी को और सिल्वर जो मिला था, रजत पदक मिला था, वह मिला था ऑस्ट्रेलिया को। तो इस सुल्तान ऑफ जौहर कप का संबंध किससे है, हॉकी से इसका संबंध है, ध्यान में रखेंगे। किसने जीता है, तो भारतीय जूनियर टीम जो है उसने जीता है, और किसे हराया है, पाकिस्तान की टीम को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाले दलित व्यक्ति, जो पहले दलित व्यक्ति हैं, वह कौन है। तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पहली बार दलित समुदाय के कोई व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शंस देखते हैं, विनोद कुमार तिवारी, यशवर्धन कुमार सिन्हा, हीरालाल सामरिया या आनंदी रामलिंगन। तो कौन है, हमने बताया था कि हीरालाल सामरिया जी जो हैं वह मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बैठने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। इनमें 2 और नाम इंपॉर्टेंट हैं, जो आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी, ये जो हैं वो 2 अन्य चुनाव सूचना आयुक्त हैं, और हीरालाल सामरिया जो है यह मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो कि एक पहले दलित व्यक्ति भी हैं इस पद पर बैठने वाले। स्थान किसका लिया है, तो यशवंत कुमार सिन्हा जी का इन्होंने स्थान लिया है। किन्ने, हीरालाल सामरिया जी, मुख्य सूचना आयुक्त। चलिए अब आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसमें देख लेंगे कि स्थिति क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि 2018-19 से इसकी शुरुआत हुई है, और देता कौन है, तो ये एक वार्षिक मूल्यांकन है जो FSSAI के द्वारा, यानी कि फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह क्या बताता है, राज्य में खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्या स्थिति है विभिन्न राज्यों की, उसके बारे में ये आकलन करता है और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। तो कौन जारी करता है, FSSAI, और इसमें यूटीज और देश दोनों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल किया जाता है। लगभग 20 राज्यों का इसमें डाटा होता है। मैंने बताया कि 2018-19 में शुरुआत हुई है, और इस बार 2022-23 में एक नया पैरामीटर इसमें जोड़ा गया है। कौन सा पैरामीटर जोड़ा गया है, तो यह है SFSI रैंक में सुधार। तो पिछले सालों की तुलना में कितना सुधार हो रहा है, इस पैरामीटर को इस साल नया जोड़ा गया है। पिछले साल में उनके प्रदर्शन की इस साल से तुलना की जाएगी कि किस में बढ़ोतरी हुई है और किस में घटा है। तो जो नया पैरामीटर कौन सा जुड़ा है, SFSI रैंक में सुधार, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है कि बड़े राज्यों में लगभग हर राज्य में गिरावट आई है। जो इस नई रिपोर्ट में आया है कि जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गिरावट दर्ज की है। केवल पंजाब को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों के स्कोर में कमी आई है। तो ये जो नया रैंक में बना है कि पिछले साल की तुलना में कितना सुधार हुआ, तो सुधार कुछ खास नहीं हुआ है, कमी ही आई है सभी राज्यों के प्रदर्शन में। केवल पंजाब एक ऐसा है जिसने एक वृद्धि दर्ज की है। तो देख लेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि पंजाब जो है उसने सुधार किया है, बाकी सभी राज्य पीछे रहे हैं। अब इससे प्रश्न क्या बनता है, इस टॉपिक से प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है, या सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा किस राज्य में है। और इस साल नया पैरामीटर जुड़ा है, तो एक टॉपिक ये भी बनेगा कि सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वाधिक गिरावट
किस राज्य में हुई है? तो सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुई है खाद्य सुरक्षा सूचकांक के स्कोर में वह हुआ है महाराष्ट्र में। मतलब लगभग 75 स्कोर से 45 से 50 के बीच में महाराष्ट्र आ गया है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे इसमें गिरावट आई है इनके स्कोर में। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। मतलब कि इन्होंने पिछले सालों की तुलना में इस साल खराब प्रदर्शन किया है, इनके स्कोर में कमी आई है। अब देख लेते हैं कि ओवरऑल टॉप पर कौन सा राज्य रहा है। इससे भी प्रश्न बनता है, कम से कम पहले 3 तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस जमाने के लिए आ जाता है कि कौन कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर है या कहाँ पर खाद्य सुरक्षा सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं कि केरल टॉप पर रहा, उसके बाद दूसरे नंबर पे पंजाब रहा है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा है। तो बड़े राज्यों में टॉप किया है इस सूचकांक में केरल, उसके बाद पंजाब और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। यह बड़े राज्यों की बात हुई। छोटे राज्यों में टॉप किसने किया है? तो छोटे राज्यों में गोवा, उसके बाद मणिपुर और तीसरे नंबर पर है सिक्किम। तो छोटे राज्यों में टॉप पर रहा है गोवा, यानी कि खाद्य सुरक्षा के मामले में गोवा अच्छा है छोटे राज्यों में। सेकंड नंबर पे मणिपुर और थर्ड नंबर पे सिक्किम। अब देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में किसने टॉप किया है। तो लगातार तीसरी बार जम्मू कश्मीर ने खाद्य सुरक्षा के मामले में इस सूचकांक में टॉप किया है। तो शीर्ष पर रहा है केंद्र शासित प्रदेश में, पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर, उसके बाद है दिल्ली और तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़। मैंने बताया, इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि किस एकमात्र राज्य ने वृद्धि दर्ज की है इस स्कोर में। तो वह राज्य है पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर इस स्कोर में वृद्धि हुई है, बाकी सभी राज्यों ने गिरावट दर्ज की है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है कोई। देखिए ओवरऑल तो इसमें लगभग 120 के करीब में हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, लेकिन 95वां ये पूर्ण सदस्य बन गया है। इन्होंने बिल्कुल दस्तावेजीकरण करके अपनी मान्यता और अपनी स्वीकृति दे दी है कि ये फाइनली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बन रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका 95वां यानी 95th नंबर का सदस्य कौन बना है? तो यह बना है दक्षिण अमेरिकी राज्य या देश चिली। तो चिली जो है दक्षिण अमेरिकी एक देश है, इसने अभी 95th सदस्य के रूप में ISA की सदस्यता ग्रहण की है। अब पूछ सकता है कि 94th और 93rd कौन है? अगर सीक्वेंस में पूछा जाए तो 94 नंबर पे सिंगापुर और 93वां जो था वह था सोलोमन आइसलैंड। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अभी 95th नंबर का बना है कौन? चिली। 94th नंबर पे सिंगापुर और 93rd नंबर पे सोलोमन आइसलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बने हैं। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के बारे में। तो मैंने बताया कि लगभग 120 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं इसमें। इसकी स्थापना किसने की है? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। कब हुई है? 2015 में। कहाँ पर हुआ है? तो COP21 जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरा मीटिंग होती है, तो वहाँ पर पेरिस में जब COP21 आयोजित हुआ था तो वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना हुई। किसने किसने मिलकर की है? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। देख लेते हैं, देखते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है यह कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जितने भी देश हैं उनके बीच में ये सहभागिता करके ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के देश जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखाएं। तो सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वह कर्क और मकर रेखा में जितने देश आते हैं उनके बीच में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए सहभागिता बनाने का काम करता है। और इसका टारगेट यह है कि 2030 तक विश्व की कुल विद्युत का लगभग 65% आपूर्ति ये कर पाए। तो जो भी विश्व की अभी विद्युत खपत है 2030 तक उसका 65% ये उत्पादन कर पाए। किसके माध्यम से? सूर्य या सौर ऊर्जा के माध्यम से, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत का 65% आपूर्ति करने का लक्ष्य है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। साथ के साथ में जो अभी 90% जो विद्युत जो है वो कार्बोनीकरण के माध्यम से हो रहा है, यानी कि विद्युत उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसको कम करके टारगेट ये रखा गया है कि 2050 तक 90% जो है वो विद्युत का उत्पादन बिना किसी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के किया जाए, यानी कि एक स्वच्छ ऊर्जा जो है वो प्रदान की जाए। टारगेट कब तक का है? 2050 तक का। और कितने प्रतिशत? 90% जो विद्युत है उसमें डीकार्बोनाइजेशन किया जाएगा, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन को खत्म किया जाएगा।
देख लेते हैं कि अभी एक फैक्ट था, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो छठी बैठक हुई थी वह हमारे भारत में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में। इसको भी याद रखेंगे, पूछ सकता है। इस साल भारत में हुई है छठी बैठक, नई दिल्ली में हुई है। कब से कब तक हुई है? तो 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। इसको हमने चर्चा किया था कि जो भारत मंडपम परिसर बना है वहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की छठी बैठक आयोजित की गई थी। मैंने बता दिया है आगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में। देख लेते हैं कि महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक हैं अजय माथुर जी। तो अजय माथुर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है और जो इसके सदस्य होते हैं या महानिदेशक होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के प्राप्त पात्र होते हैं। मतलब कि अभी 4 साल के बाद इनको वापस चाहे तो इस पद पर फिर से बैठाया जा सकता है, पुनः नियुक्ति की जा सकती है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन सकता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? यह संबंधित है क्रिकेट से, घरेलू क्रिकेट से संबंधित ये एक ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इस बार पंजाब जो है उसने जीता है और पहली बार है कि पंजाब ने इस ट्रॉफी को जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पंजाब के लिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, पहली बार पंजाब जीता है। और हराया किसको है? यानी कि उपविजेता रहा है बड़ौदा। तो कुणाल पांड्या की जो टीम है बड़ौदा वह उपविजेता रही है और जीता कौन है? पंजाब। इसके जो कैप्टन है कौन है? मनदीप सिंह। तो ध्यान में रखेंगे जो पंजाब है वह विनर रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। यह क्या है? T20 घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। आयोजन कौन करता है इसका? तो बीसीसीआई जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वह इसका आयोजन करता है। शुरुआत कब से हुई है? 2008-9 में इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। यह किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखते हैं घरेलू क्रिकेट से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफियां। कल मैंने जो है हॉकी से संबंधित चर्चा की थी, आगा खां कप, रणजीत कप, इंदिरा कप, सिंधिया कप, नेहरू कप, बेटन कप। वैसे ही आज हम घरेलू क्रिकेट में जो क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप होते हैं हम उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। तो कौन से हैं? बीसीसीआई का जो रणजी ट्रॉफी है यह भी क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद दलीप ट्रॉफी के बाद देवघर ट्रॉफी, फिर विजय हजारे ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग, ये सारे जो हैं टूर्नामेंट जो है घरेलू क्रिकेट से संबंधित हैं। और इसको कौन कंडक्ट करवाता है? तो बीसीसीआई जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। एक फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट टूर्नामेंट कौन सा है? अगर ये प्रश्न कभी भी बन जाए या एक नॉलेज के लिए, तो दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट टूर्नामेंट जो है उसका नाम है एसेज नाम से दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट टूर्नामेंट है। किसके किसके बीच होता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यह 5 दिवसीय टूर्नामेंट है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाए कि क्रिकेट का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है तो नाम क्या है? एसेज। किसके किसके बीच होता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, 5 दिवसीय है और वर्ष में 2 बार इसका आयोजन होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, जल दिवाली अभियान। जल दिवाली जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है 7 से 9 नवंबर, यानी कि 2 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम है। जल दिवाली अभियान में क्या है कि वुमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमेन करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में विजिट करवाया जाएगा और उनको जल से संबंधित जो है जानकारी दी जाएगी, जागरूकता दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे जल दिवाली अभियान जो है वह चलाया जा रहा है 7 से 9 नवंबर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में विजिट करवाने के लिए। किस मिशन के तहत? तो अमृत मिशन जो है उसके तहत इसको पूरा चलाया जा रहा है। मंत्रालय कौन सा है? तो आवासन और शहरी मंत्रालय जो है इसको पूरा कंडक्ट करवा रहा है। आवासन और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इसको ध्यान रखेंगे। अभियान क्या है? जल दिवाली। तो जल के लिए या जल के लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए 7 से 9 नवंबर को ये पूरा आयोजित किया जाएगा। लगभग 550 से अधिक जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में विजिट करेंगी महिलाएं और क्या है जल से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो देखेंगी, उनमें जागरूकता आएगी और जा करके वो अन्य महिलाओं को भी इसके बारे में जागरूक करेंगी। देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है या कहाँ पर ये चलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जल दिवाली अभियान को चलाया गया है या लागू किया गया है। शुरुआत हुई है कहाँ कहाँ पर? आगरा, बांदा, चित्रकूट, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर,
लखनऊ, महोबा, मथुरा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, उन्नाव और वाराणसी। एक बार किसी प्रीवियस एग्जाम में यूपी के 8 जिलों के बारे में पूछ दिया था कि कौन कौन से जिले इस अभियान में शामिल हैं, नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 13 जिलों के बारे में आपको बता दिया है। आप एक बारी इसको नज़र से गुजार लेंगे, अगर ऑप्शन में आए तो आपको 2-4 भी पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आगरा, बांदा, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, उन्नाव, झांसी, कानपुर, फिरोज़ाबाद और वाराणसी, इन जिलों में जल दिवाली अभियान की शुरुआत हुई है। मैंने कैंपेन के बारे में पहले ही बताया कि वुमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमेन करके एक जो है वो कैंपेन चलाया जा रहा है। अनोखा कैंपेन है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अपने घरेलू काम के लिए सब महिलाएं पानी पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए महिलाओं को पहले फोकस किया गया है इस अभियान में। अब देख लेते हैं अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023। इसके बारे में प्रश्न बनता है एक तो कि ये कौन जारी करता है, तो अनुकूलन गैप रिपोर्ट, और साथ के साथ ये भी बन सकता है कि ये किससे संबंधित है। तो अनुकूलन गैप रिपोर्ट जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका मतलब क्या है, ये जो गैप है, ये गैप कौन सा गैप है, जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए या उसकी समस्याओं को ठीक करने के लिए कितनी राशि मिलनी चाहिए और अभी अन्य देशों के द्वारा या विकसित देशों के द्वारा कितनी राशि मिल रही है, इसके बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं अनुकूलन गैप। यानी कि इसमें 2 श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणियां मान लीजिए। एक तो विकसित देश होते हैं, दूसरे विकासशील और अल्प विकसित देश होते हैं। तो जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं वह अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए विकसित देशों के द्वारा दिए गए जो धनराशि है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसके बारे में ये जो है पूरा रिपोर्ट जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, यूनेप के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यह रिपोर्ट जारी करता है। क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है इसके द्वारा अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें बताया क्या गया है कि लगभग जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए $215 बिलियन की आवश्यकता है, और फिलहाल जो है जितनी आवश्यकता है विकासशील और विकसित देशों, विकासशील और अल्प विकसित देशों को उतनी धनराशि उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए ये जो गैप है, ये जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, और लगभग भविष्य में इस अंतर के तो 195 से $236 बिलियन होने का अनुमान है। तो ध्यान में रखेंगे अनुकूलन गैप रिपोर्ट किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और ये याद रखेंगे कि इसको जारी कौन करता है, यूनेप जारी करता है। इसमें क्या होता है कि विकसित देश जो है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों को अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए, उससे निपटने के लिए कुछ धनराशि जो डोनेशन के रूप में देते हैं। अब देख लेते हैं कि जो यूनेप है जो अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी करता है उसकी स्थापना कब हुई है। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। तो अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी करता कौन है, यूनेप। किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय कैंसर दिवस। तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, अभी मनाया गया है हाल में 7 नवंबर को। तो प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई है, अभी 2014 से ही इस कैंपेन की शुरुआत हुई है। 7 नवंबर को ही क्यों चुना गया है इस दिन के लिए, क्योंकि जो मैडम क्यूरी थी, जो रेडियम की खोज जिन्होंने की थी, इनका जो जन्मदिन है वह 7 नवंबर को आता है। तो मैडम क्यूरी के जन्मदिन के अवसर पर ही जो है राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। रेडियम की खोज, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्वों से भी जो है कैंसर जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। तो मैडम क्यूरी को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इसमें किया क्या जाता है, कैंसर से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाता है इस 7 नवंबर को। देखिए हार्ट अटैक के बाद सबसे ज़्यादा अगर दूसरे लेवल पे जानलेवा कोई बीमारी है तो वह कैंसर है, और हाल के दिनों में इसकी जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए पूरा चलाया जाता है कैंपेन राष्ट्रीय कैंसर दिवस। कब, 7 नवंबर। एक विश्व कैंसर दिवस भी होता है, वह कब होता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो इस डे को भी याद रखेंगे, दिवस में पूछा जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। जो विश्व कैंसर दिवस है उसकी थीम क्या है, इसको 4 फरवरी को मनाया गया है, और इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। तो विश्व कैंसर दिवस की जो 4 फरवरी को मनाई गई है उसकी जो
थीम है वह है क्लोज द केयर गैप, यानी कि देखभाल के अंतर को खत्म करना या बंद करना, मतलब कैंसर की देखभाल में जो भी अभी समस्याएं या कमियां आ रही हैं उन सबको खत्म करना, ये इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर, दोनों को ध्यान में रखेंगे। कैंसर से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट हाल का फैक्ट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, होप एक्सप्रेस। तो होप एक्सप्रेस जो है वो महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है और यह भी कैंसर के ट्रीटमेंट से ही संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत आईएमपी है। होप एक्सप्रेस किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। और यह किस सरकार की पहल है? तो यह महाराष्ट्र सरकार की पहल है, होप एक्सप्रेस। स्टडी ऑफ कैंसर, दे वनडे आरओ में तो पूछा ही जाता है कि कौन से चीज़ों की अध्ययन का नाम क्या होता है, जैसे कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी, यानी कि जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इस तरह के प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया। क्या? स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर और होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र सरकार की कैंसर से संबंधित पहल। अब देख लेते हैं अगला अंतिम टॉपिक। अंतिम टॉपिक है फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो हुई है उसमें पहली बार किसी भारतीय महिला ने इसको जीता है। तो फिडे का जो ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आर वैशाली बनी है इस प्रतियोगिता को जीतने वाली। तो ध्यान रखेंगे, फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता विनर कौन है? आर वैशाली। हराया किसको है? मंगोलिया को। मंगोलिया की जो बटखुयाग है इनको इन्होंने हराया है। पुरुष प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें विदित गुजराती जी विनर रहे हैं। तो भारत के दोनों ही जो महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में हमने जीत हासिल की है। महिलाओं के श्रेणी में आर वैशाली पहली महिला हैं जिन्होंने इस ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता को जीता है, और पुरुषों के मामले में विदित गुजराती ये जो हैं जिन्होंने ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता को जीता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो पुरुषों में तो सबको पता होता है कि विश्वनाथ आनंद जी हैं, लेकिन महिलाओं के लिए पूछा जाए तो एस विजय लक्ष्मी जो हैं वो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। अगर मैं पुरुषों के मामले में पूछूं तो पहले तो विश्वनाथ आनंद थे, लेकिन अभी हाल ही में उनको रिप्लेस किया है और एक युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौन है वो? तो डी गुकेश। डी गुकेश जो है वो युवा सबसे ग्रैंड मास्टर जो है वो सबसे युवा व्यक्ति हैं। और साथ के साथ महिलाओं के लिए पूछा जाए तो एस विजयलक्ष्मी, और जो पुरुषों में पहले थे वो विश्वनाथ आनंद। फिलहाल जो है वो डी गुकेश जो है वो ग्रैंड मास्टर हैं। अब कुछ देख लेते हैं फिडे से संबंधित अन्य तथ्य। तो फिडे वर्ल्ड कप कब हुआ था? वर्ल्ड कप T20 जो है वो इटली में हुआ था और इसको जीता किसने था? भारत के रौनक साधवानी ने। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि फिडे वर्ल्ड कप T20 जो है वह T20 या अंडर 20 इसको जीता था इटली में हुआ था ये, और रौनक साधवानी जी ने इसको जीता था। अगला देख लेते हैं कि चेस वर्ल्ड कप, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 2023 में हुआ। तो चेस वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पर हुआ? अजरबैजान के बाकू में। तो अजरबैजान के बाकू में चेस वर्ल्ड कप हुआ। कब हुआ? अभी हाल में हुआ है 2023 में। नंबर 1 खिलाड़ी कौन रहे इसमें? तो मैग्नस कार्लसन जो है वर्तमान पर चेस के नंबर 1 खिलाड़ी चल रहे हैं। किस देश से संबंधित है? नॉर्वे से ये संबंधित है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे, मैग्नस कार्लसन, और यह नॉर्वे के हैं। आगे देखते हैं कुछ और तथ्य शतरंज के मामले में। तो दूसरे नंबर पर कौन है? भारत के आर प्रज्ञानानंद, यानी कि अगर शतरंज के क्षेत्र में नंबर 1 खिलाड़ी बोला जाए तो नॉर्वे के कार्ल मार्क्सन, और अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो भारत के आर प्रज्ञानानंद जो है वो दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। भारत में पहली चेस अकादमी कहाँ खोली जा रही है? ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल का ही ये तथ्य है। भारत में पहली चेस अकादमी खोली जा रही है भुवनेश्वर में, यानी कि ओडिशा के जो भुवनेश्वर है वहाँ पर पहली चेस अकादमी खोली जा रही है। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। साथ के साथ देख लेते हैं फिडे के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लोजोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्वनाथ आनंद जी। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्वनाथ आनंद जी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। जो 44वां फिडे जो प्रतियोगिता हुई थी, चेस ओलंपिक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? इसी साल 2022 में चेन्नई में हुई थी। हमारे यहाँ हुई थी कौन सी? 44वें नंबर की फिडे चेस ओलंपिक
प्रतियोगिता चेन्नई में और उसका शुभंकर क्या था, थम्बी था। इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये चेस का ओलंपिक है जो कि भारत में हुआ है 2022 में। कहाँ पर, चेन्नई में, और शुभंकर था थम्बी। 2024 में कहाँ होने वाला है, तो अगले 2 साल बाद, यानी कि अगले 1 साल बाद 2024 का होने वाला है हंगरी बुडापेस्ट में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि पिछला कहाँ पर हुआ और नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला है। तो पिछला जो हुआ था 2022 में वो भारत में हुआ था, फिडे का चेस ओलंपिक। और अभी अगला जो होगा अगले साल 2024 में वह होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। यह चेस से संबंधित पूरा तथ्य था। मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, फिडे में जो ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता, वहाँ से शुरुआत की थी। आर वैशाली पहली महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने इसको जीता है। तो हमने उससे संबंधित जितने भी तथ्य थे वो देख लिए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये पहल, हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।